गांव चांदपुर की जरखीज जमीनों पर एक गरीब किसान रमीश का खेत था, जो कई नस्लों से उनके खानदान की पहचान था। हर सुबह वो अपने खेतों में जाकर हल चलाता, बीज बोता और अपनी जमीन को ऐसे संवारता जैसे कोई अपने बच्चों की परवरिश करता है। मगर अब इस जमीन पर किसी और की नजर थी, गांव के चौधरी अशरफ की। चौधरी अशरफ की हवेली का बड़ा सा बरामदा। चौधरी अशरफ चारपाई पर बैठा हक्का पी रहा है। रमेश दबे कदमों अंदर आता है। आहो रमेश, आजा भाई, बैठ बैठ, कोई गैर थोड़ी है तू। जी चौधरी साहब, खैरियत? कुछ काम था मुझसे। हाँ हाँ, काम ही तो है। बता, खेती कैसी जा रही है? बस चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। देख रमेश, जमाना बहुत बदल गया है। लोग अब खेतों से निकलकर कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तू कब तक ये पुरानी जमीन पर हल चलाता रहेगा? चौधरी साहब, जमीन तो मेरी रोजी रोटी है, मेरे बाप दादा की निशानी है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा। छोड़ने की जरूरत ही क्या है? मैं तुझे एक शानदार मौका देना चाहता हूं। मैं तेरी जमीन पर फैक्ट्री लगाऊंगा और बदले में तुझे हर महीने इतने पैसे दूंगा कि तू बस आराम करे और सुकून से जिए। मगर चौधरी साहब, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत से संवारी है, मैं इसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। 5। अरे रमेश, मैं कौन सा तुझसे जमीन छीन रहा हूं? जमीन तो तेरी ही रहेगी, बस फैक्ट्री लग जाएगी और तू इसका पार्टनर बन जाएगा। बगैर मेहनत के कमाई करेगा, इज्जत से। चौधरी साहब, अगर फैक्ट्री को नुकसान हो गया तो? एक्स, हाँ हाँ, नुकसान। फैक्ट्रियां नुकसान के लिए नहीं बनते, मुनाफा के लिए बनती हैं। और तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। फिर भी चौधरी साहब, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल, सोच ले, मगर याद रख, ऐसे मौका बार बार नहीं आते। ये जमीन वैसे भी बंजर होती जा रही है, कल तुझे खुद इसे बेचना पड़ेगा। आज इज्जत से फैसला ले ले। रमेश खामोश हो जाता है, सर झुकाता है और सलाम करके बाहर निकल जाता है। चौधरी अशरफ के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट उभरती है। चौधरी साहब, अगर बारा ना माने तो एक बात पूछूं? ये जो आप रमेश से कह रहे हैं कि जमीन के बदले हर महीने प्रॉफिट दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा? फिर उसके पीछे कोई और चाल है? हा हा, कामले, तू भी नरा आलू का पट्टा है। तू क्या समझ रहा है कि मैं वाकई रमेश को इसकी जमीन के बदले हर महीने प्रॉफिट दूंगा? अरे, ये सब तो बस इसे बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। लेकिन हुजूर, अगर आप रमेश से इसके जमीन के कागजात अपने नाम करवा भी लें तो फिर इसे क्या मिलेगा? वो तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। देख, ये दुनिया सीधे सादे लोगों के लिए नहीं बनी। जो चालाक होता है वही जीतता है। मैं रमेश को सब्ज बाग दिखाकर इसके जमीन के कागजात अपने नाम करवाऊंगा, और जब वो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, तब देखता हूं वो मेरे खिलाफ क्या कर लेता है। ऐसा करने पर अगर उसने शोर मचा दिया तो? चौधरी साहब, माना के गांव वाले अब का दबाव महसूस करते हैं, लेकिन अगर रमेश उनके सामने रुपड़ा और उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो हो सकता है कुछ लोग इसका साथ देने लगे। मगर हुजूर, हर इंसान की एक हद होती है। अगर रमेश तंग आकर आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि यह मामला आपके लिए उल्टा नुकसानदेह साबित हो। ओहो कामिल, तू क्या समझ रहा है कि अगर रमेश मेरे खिलाफ वावेला मचाएगा तो गांव वाले इसका साथ देंगे? हा हा हा, सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। जिस दिन जमीन मेरे कब्जे में आ गई, इस दिन रमेश के लिए गांव में कोई जगह नहीं बचेगी। अरे कामिल, गरीब आदमी की क्या हैसियत होती है? क्या वो मेरे सामने खड़ा हो सकता है? अगर उसने जबान चलाने की कोशिश की तो मैं उसे जमीन पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। रमेश बाहर निकलते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। उसके कदम बोझल हो जाते हैं और वो दिल ही दिल में इस फैसले पर शक महसूस करता है।
गांव की पगडंडी पर चलते हुए इसके जहन में चौधरी अशरफ की बातें गूंजती रहती हैं। घर पहुंचकर रमेश दरवाजे के पास रुक जाता है, एक गहरा सांस लेता है और फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलता है। अंदर इसकी बीवी सरला चौल्हे के पास बैठी रोटियां पकाने में मसरूफ है। रमेश खामोशी से चारपाई पर बैठ जाता है। सरला उसके चेहरे के तासरात देखकर चूक जाती है। सरला आज चौधरी अशरफ के पास गया था। वो कह रहा था कि हमारी जमीन बेकार हो चुकी है, इसमें कुछ उगता नहीं। कह रहा था कि अगर मैं ये जमीन इसके हवाले कर दूं तो वो यहां एक फैक्ट्री बनाएगा और हमें हर महीने प्रॉफिट देगा। मगर पता नहीं क्यों दिल में कुछ खुटक रहा है। रमेश, ताव इतना परेशान क्यों है? अगर चौधरी साहिब कह रहे हैं कि जमीन बंजर हो चुकी है और अगर वो वाकई हमें हर महीने प्रॉफिट देंगे तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। सारी जिंदगी गुर्बत में काट दी, अगर अब अच्छा वक्त आ सकता है तो हमें ये मौका गंवा देना चाहिए। किया ये जमीन हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है सरला। मैंने बचपन से यहाँ खेती करते हुए जिंदगी गुजारी है। क्या मैं वाकई इसे किसी और के हवाले कर दूं? चौधरी कहता है कि जमीन बंजर हो गई है, मगर सरला जमीन कभी बंजर नहीं होती। किसान के हाथ से पानी और मेहनत निकल जाए तो खेत जरूर मुरझा जाता है, मगर जमीन हमेशा जिंदा रहती है। ये जमीन वाकई हमारे बाप दादा की निशानी है, मगर रमेश, अगर जमीन में कुछ उग ही नहीं रहा तो फिर उसका क्या फायदा? हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, ना हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा खाने को है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई सहूलत है। अगर हमें बगैर मेहनत के हर महीने अच्छे पैसे मिल सकते हैं तो फिर हम जिद क्यों करें? सरला, मुझे डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी हमें बस सब्ज बाग दुखा रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम जमीन से भी जाएं और प्रॉफिट के ख्वाब भी रेत की तरह हाथ से निकल जाएं। क्या होगा अगर वो हमें धोखा दे दे? क्या मैं वाकई इस जमीन को बीच कर अपने बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं? क्या मैं वाकई वो शख्स बन जाऊं जो चंद रुपयों के बदले अपनी जुड़ें काट कर रख दे? सरला, अगर चौधरी झूठ बोल रहा हो तो? अगर ये सब एक साजिश हो? मैं ये सौदा करके कहीं अपनी आने वाली नस्लों का गुनाह तो नहीं खरीद रहा? चौधरी साहिब इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें हमारे साथ धोखा करके क्या मिलेगा? फैक्ट्री बनेगी तो गांव में तरक्की भी आएगी, लोग नौकरियां भी पाएंगे, हमें भी आराम नसीब होगा। रमेश, ये मौका बार बार नहीं आता। अगर हमने ये मौका खो दिया और कल को वाकई हमारी जमीन बिल्कुल बेकार हो गई तो फिर ना जमीन हमारे काम की रहेगी, ना पैसे हाथ आएंगे। क्या ताव चाहता है कि हम हमेशा के लिए इसी गुर्बत में जीते रहें? क्या ताव चाहता है कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह तंगदस्ती में बड़े हों? रमेश का दिल अभी भी बेचैन है। वो सर झुकाता है, एक गहरी सांस लेता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। चौले की मुधम रोशनी में उसकी आंखों में कशमकश के साए मजीद गहरे होने लगते हैं। कमरे में खामोशी छा जाती है। सरला रमेश के चेहरे को गौर से देखती है, फिर चौल्हे की आंच धीमी करते हुए इसके करीब आ बैठती। सरला, मैं सारी जिंदगी खेतों में पसीना बहाता रहा। जमीन की मिट्टी से मेरा रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा जब मुझे अपने ही खेतों से हाथ धोना पड़ेगा। रमेश, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, मगर सोच, अगर ये जमीन अब हमें फायदा नहीं दे रही तो फिर इससे चिमटे रहने का क्या फायदा? चौधरी अगर सच कह रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। यही तो मसला है सरला। अगर, हर बात में एक अगर है। अगर चौधरी सच कह रहा हो, अगर वो हमें धोखा ना दे, अगर वो वादा निभाए, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सब झूठ नहीं? अगर तुझे चौधरी पर शक है तो जा और किसी समझदार आदमी से मशवरा ले, मगर याद रख रमेश, हम हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते। गुर्बत का दुख सहने वाले जानते हैं कि पेट की आग इंसान को मजबूर कर देती है। रमेश खामोश हो जाता है। उसके अंदर एक तूफान बरपा है जो बाहर नजर तो नहीं आता, मगर उसकी आंखों में सब कुछ आया है। वो एक लम्हे के लिए बाहर अंधेरे में देखता है,
जैसे कोई जवाब तलाश कर रहा हो। हवा के झोंके ने चिराग की लो को लर्जा दिया है, जैसे रमेश की जिंदगी की रोशनी भी एक फैसले की दहलीज पर डगमगा रही हो। चौधरी अशरफ अपनी हवेली के बरामदे में चारपाई पर नीम दराज है, उसके हाथ में हका है और चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट। वो मुकम्मल इत्मीनान में है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि रमेश इसकी पेशकश मान चुका हो। तू आ ही गया रमेश। हा हा, मैं जानता था कि तू ज्यादा देर तक अपनी जिद कायम नहीं रह सकेगा। तो बता, क्या फैसला किया? जमीन के कागजात लेकर आया है या अभी भी सोच रहा है? चौधरी साहिब, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, मगर मेरा जवाब वही है जो कल था। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। वाह रमेश, तू तो वाकई जदी निकला। मगर शायद तू ये भूल रहा है कि तू किससे बात कर रहा है। मैं चौधरी अशरफ हूं, जिसकी बात गांव में पत्थर की लकीर समझी जाती है। जो मेरे खिलाफ जाता है वो गांव में रहने के काबिल नहीं रहता। चौधरी साहिब, मैं जानता हूं कि आप ताकतवर हैं, आपके पास दौलत है, लोग अब से डरते हैं, मगर मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी जमीन किसी के हवाले कर दूं। आहा, जमीर? गरीब आदमी के पास जमीर भी होता है। तू क्या समझ रहा है कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा? अगर तूने अपनी जमीन मेरे हवाले ना की तो मैं तुझे गांव से ऐसे निकालूंगा जैसे तू कभी यहां था ही नहीं। और अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तेरा अंजाम वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। मुझे आपकी धमकियां नहीं डरात चौधरी साहिब। मैं जानता हूं कि यह जमीन मेरी है और रहेगी। अगर आपने जबरदस्ती की कोशिश की तो मैं अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। ठीक है, तूने अपनी किस्मत खुद लिख ली है रमेश। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि चौधरी अशरफ के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। कल तक अगर जमीन के कागजात मेरे पास ना पहुंचे तो फिर किसी माजिजे की उम्मीद मत रखना। चौधरी अशरफ अपनी वसी और अरीज हवेली के बड़े सहन में टहल रहा है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में मकारी झलक रही है। करीब ही इसका वफादार खादिम कामिल हाथ बांधे खड़ा है। चौधरी अशरफ चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर रख कर कामिल की तरफ देखता है। चौधरी अशरफ गुस्से और तंज भरे लहजे में, कामिल, वो रमेश तो बहुत जदी निकला। मैंने सोचा था कि वो मान जाएगा, मगर वो तो इनकार कर रहा है। चौधरी साहिब, रमेश आपके सामने कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से हरा सकते हैं, मगर वो लगता है कि अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। किस्मत हमेशा ताकतवर के साथ होती है और इस गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। अगर रमेश मेरे सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा तो इसका नुकसान ही होगा। चौधरी साहिब, आप हुक्म दें, हम ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि रमेश के खेतों में कुछ मसला हो जाए या इसकी फसल खराब हो जाए। फिर देखते हैं वो कब तक इनकार करता है। जी चौधरी साहिब, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जा और अपने आदमियों को तैयार कर। ऐसा काम करना कि रमेश खुद चलकर मेरे पास आए। सुबह होने से पहले सब कुछ मेरे हक में हो जाना चाहिए। रमेश तेजी से घर में दाखिल होता है। इसकी सरला चौलाए के पास बेटी रोटी बना रही होती है, मगर रमेश के चेहरे पर परेशानी देखकर वो फौरन चौंक जाती है। सरला, बात बहुत बिगड़ती जा रही है। चौधरी अशरफ अब खुलकर धमकियां देने लगा है। वो कह रहा है कि अगर मैंने अपनी जमीन इसके हवाले न की तो वो हमें गांव से निकलवा देगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि हमें गांव के बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। अगर हमने अभी आवाज न उठाई तो वो जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। रमेश, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर वो वाकई ऐसा कर सकता है तो हमें कोई कदम उठाना होगा। मगर रमेश, गांव के लोग तो चौधरी अशरफ के खिलाफ जाने से डरते हैं। क्या वो हमारी बात सुनेंगे? हमें कम अज कम कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खामोश बैठ गए तो चौधरी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। कल सुबह होते ही हमें पंचायत में अपनी फरियाद रखनी होगी। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
लेकिन हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। चौधरी अशरफ आसानी से हार मानने वाला नहीं। रमेश जैसे ही अपने घर के बाहर आता है तो देखता है कि चौधरी अशरफ का खास खादम कामिल पहले से ही वहां खड़ा है। कामिल की आंखों में गुरूर और धमकी झलक रही है। वो रमेश को देखकर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है, जबकि रमेश बेखौफी से अपनी जगह खड़ा रहता है। रात के सन्नाटे में दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है। रमेश, मैंने तो सोचा था कि ताव एक आम किसान है, कमजोर और डरपोक होगा, मगर ताव तो जिद्दी निकला। चौधरी अशरफ की मर्जी के खिलाफ जाकर ताव अपनी जान से खेल रहा है। याद रख, तेरे जैसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। कामिल, जाकर चौधरी अशरफ से कह दो कि रमेश ना बकता है ना झुकता है। ये जमीन मेरे आबा व अजदाद की अमानत है, इसे बेच देना मेरे लिए अपनी मां को बेचने के बराबर है। अरे नादान, जमीन क्या चीज है? चौधरी अशरफ की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो इसी की हो जाती है। ताव समझ क्यों नहीं रहा? अगर ताव ने हमारी बात ना मानी तो तेरे साथ वही होगा जो इस गांव में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर अपनी जमीन नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। अगर चौधरी इतना ही ताकतवर है तो आए मेरे सामने। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो अपनी दौलत के बिल पर मेरी गैरत को खरीद सकता है। रमेश, ताव बहुत बड़ी भूल कर रहा है। चौधरी अशरफ सिर्फ कहता नहीं करके दिखाता है। वो जिसको चाहे जमीन में गाड़ दे और किसी को खबर तक ना हो। हाँ, मैं पंचायत के पास जाऊंगा और गांव के लोगों को बताऊंगा कि चौधरी अशरफ किस तरह गरीबों का हक छीन रहा है। सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। ताजह लगता है कि ताव पंचायत के पास जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। हा, ताव वाकई बेवकूफ है रमेश। ताजह लगता है कि पंचायत तेरा साथ देगी। गांव के सब लोग चौधरी अशरफ के इशारे पर चलते हैं। कामिल, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं कामिल। मैं जानता हूं कि ताकतवर लोग कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर मैं ना बिखरूंगा ना जे कोहेगा। अगर मुझे अपनी जान भी दीनी पड़ी तो मैं दूंगा, मगर अपनी जमीन पर किसी जालिम का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अगर ताव ने जबान खोली तो ना जमीन बचेगी ना ताव। ताज है तो गांव से जाने का मौके भी नहीं दूंगा। बहुत हो गई तेरी बहादुरी की बातें रमेश। अगर ताव जमीन देना नहीं चाहता तो फिर जीने का भी हक खो चुका है। चौधरी अशरफ के हुक्म से पहले में ही तेरा फैसला कर देता हूं। कामिल अचानक अपनी बंदूक निकालता है और रमेश के सीने पर तान लेता है। रात के सन्नाटे में एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजती है। कामिल एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ रमेश को घूरता है, फिर अपनी बंदूक दोबारा कमर में उड़कर कदमों की धमक के साथ अंधेरे में गुम हो जाता है। हवा में बारूद की बू अभी बाकी है और जमीन पर रमेश बेहस हरकत पड़ा है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई सरला की चीख गूंजती है, जैसे किसी ने उसकी रूह को छलनी कर दिया हो। जैसे हेवहर मिश को खून में लितपत जमीन पर गिरा हुआ दिखती है। उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है। वाहबे इख्तियार जमीन पर बैठ जाती है और जार वकदार रोने लगती है। उसके आंसूर मिश के चेहरे पर गिरते हैं, मगर वो हबे जान नजरों से आसमान की तरफ तक रहा है, जैसे सितारों मैं अपने बर्बादी की आनीत लाश कर रहा। अरे कोई है जो देखे कि मेरे रमेश के साथ क्या हुआ। कोई है जो सुन सके कि एक गरीब की सांसें कैसे छीनी गई, या सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। सर रमेश, उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? देखो, मैं तुम्हारी सरला हूं। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरा साथ दोगे, फिर अब क्यों चुप हो? सरला, क्यों? आखिर क्यों? क्या हम गरीब होना ही हमारा जुर्म था? क्या जमीन पर जीने का हक सिर्फ उनके पास है जिनके पास ताकत है? हमने तो सिर्फ अपनी जमीन बचाने की कोशिश की थी। इसमें कौन सा गुनाह था? ये जमीन इसका ख्वाब थी, इसका गुरूर थी।
तुमने इसकी सांसें तो छीन ले, मगर इसकी रूह को नहीं मार सकते। रमेश का खून इस मिट्टी में जज्ब होगा, लेकिन इसकी चीखें हमेशा जिंदा रहेंगी। एक दिन यही जमीन इंसाफ मांगेगी, एक दिन यही जमीन जालिमों से बदला लेगी, और तब तुम सब सुनोगे। हाँ, तुम सब सुनोगे।